तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे MHD2 का जो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की भाषा और काव्य शिल्प। तो उसी के बारे में पूरे चैप्टर को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इकाई की रूपरेखा में आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे उद्देश्य, प्रस्तावना, छायावाद, काव्य भाषा और काव्य शिल्प, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद 5.3 में प्रसाद की काव्य भाषा, उसके अंदर ये 4 पॉइंट और लिखे गए हैं। 5.4 में प्रसाद का काव्य शिल्प दिया गया है। उसके बाद 5.5 में काव्य पाठ के चयन के आधार पर प्रसाद का मूल्यांकन करने की बात कही गई है। अंत में सारांश है, शब्दावली और प्रश्न है। तो पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो कि उद्देश्य दिया गया है, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें मतलब क्या उद्देश्य है हमारा, ठीक है, ये या फिर इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि नमस्ते विद्यार्थियों, इस पाठ इकाई में हम हिंदी साहित्य के महान महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा, कविता लिखने की भाषा और उनके काव्य शिल्प, मतलब कविता पढ़ने की कला, वो बनावट। देखिए, काव्य भाषा का मतलब होता है कविता लिखने की भाषा। काव्य का मतलब ही है कविता। तो कविता में कौन सी भाषा है उसकी, उसके बारे में बात हम लोग जान पाएंगे। और काव्य शिल्प का मतलब है कि कविता गढ़ने की कला, वो बनावट, मतलब कविता को किस तरह से बनाया गया है। तो उसी का गहराई से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का उसी का मतलब इस चैप्टर का वही उद्देश्य है। इस इकाई को अच्छी तरह पढ़ने और समझने के बाद आप निम्नलिखित बातों को एकदम स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे, जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में भी सारी चीजें दी गई है। देखिए, पहला नंबर है छायावादी काव्य भाषा क्या होती है, इसकी मूल आत्मा क्या है, इसके बारे में जान पाएंगे। छायावाद की भाषा अपने से पहले की काव्य भाषाओं जैसे रीतिकाल और द्विवेदी युग की भाषा से किस तरह अलग और नई है, ये भी जान पाएंगे। छायावादी काव्य भाषा का निर्माण करने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, जैसे बिंब, प्रतीक, सादृश्य, विधान, ये सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी की अपनी निजी काव्य भाषा की बनावट और बुनावट कैसी है, इसके बारे में भी जानेंगे। और प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचनाओं जैसे कामायनी का श्रद्धा सर्ग, आंसू और प्रलय की छाया के उदाहरणों से उनकी भाषा और शिल्प की परख कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 5 नंबर का चैप्टर है, ठीक है? तो इससे पहले जो 4 चैप्टर अपलोड किए गए हैं, वो आप लोगों के मतलब जो डिस्क्रिप्शन है उसी में लिंक मिलेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएँगी। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करने के बाद आप लोगों को चैप्टर वाइज़ पीडीएफ का लिंक भी मिलेगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल सकता है, तो आप लोग वहाँ से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की कविता को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि छायावाद की काव्य भाषा और उसके काव्य रूप के बारे में, मतलब कविता का आकार और ढांचा क्या थे। छायावाद के समय की जो काव्य भाषा है और काव्य जो रूप है, मतलब कविता की जो टोटली ढांचा है, बनावट कैसा है या फिर क्या है। छायावाद से ठीक पहले भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का समय था। आप लोग जानते ही होंगे कि छायावाद से पहले भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का समय था। तो द्विवेदी युग में कविता बहुत सी सीधी, सपाट और सूचनात्मक, मतलब इतिवृत्तात्मक, इसका मतलब होता है कि केवल घटना या बात को सीधे सीधे बयां कर देना। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है किसी घटना को सीधे ही बयान कर देना, बता देना। मतलब पहले क्या हुआ करता था, कोई भी घटना जब घटित होता था तो उसको सीधे बता देते थे, लेकिन छायावाद में ऐसा नहीं था। ठीक है, उसमें दिल की बारीक भाव और भावनाओं की कोमलता के लिए कोई जगह नहीं थी या फिर जगह कम थी। किसमें? छायावाद से पहले की बात हो रही है। किसी भी युग की कविता में 3 चीज़ों का आपस में गहरा रिश्ता होता है। देखिए, किसी भी युग की कविता में है उसके 3 चीज़ों का आपस में गहरा रिश्ता होता है। जैसे अंतर्वस्तु, पहला है अंतर्वस्तु, कविता के अंदर की मुख्य बात। अंतर्वस्तु वही है विषय वस्तु जिसे हम लोग बोलते हैं। एक दूसरा है काव्य भाषा, मतलब बात करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द, बात करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। तीसरा है काव्य रूप, मतलब कविता का ढांचा। जब समाज और समय बदलता है तो कवि के दिल पर नया दबाव पड़ता है। इसी खींचतान और नए अनुभवों के बीच से नई काव्य भाषा जन्म लेती है। मतलब जब समय बदलता है, समाज बदलता है, तो उसमें एक नया, मतलब नया दौर चालू होता है। और जब नया दौर आता है तो उसी में एक नई काव्य भाषा का जन्म होता है। तो छायावाद के सभी कवियों जैसे प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, उसके बाद पंत हैं, इन सभी में कुछ बातें एक जैसी थी, लेकिन प्रसाद जी की अपनी एक खास व्यक्तिगत पहचान भी थी। आगे बात करेंगे, प्रसाद जी ने अपनी कविता की शुरुआत ब्रजभाषा से की थी, लेकिन धीरे धीरे वे खड़ी बोली की ओर आए। जैसे झरना, जो उन्होंने लिखा 1918 में। तो 1918 तक आते आते उनकी खड़ी बोली में एक अद्भुत नयापन और ताजगी दिखाई देने लगी। जब 1920 में मुकुटधर पांडे जी ने श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नाम से
लेख लिखे तो उन्होंने झरना कविता की नई भाषा की बहुत तारीफ की। छायावाद अचानक एक दिन तैयार नहीं हुआ था। इसके लिए कवियों को भाषा के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मतलब छायावाद जो समय था वो किसी एक दिन में अचानक पैदा नहीं हुआ। समय जो था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने शुरुआत में छायावाद को केवल एक काव्य शैली मतलब कविता कहने का एक नया ढंग माना था, पर बाद में इसके महत्व को उन्होंने समझा था। अब हम लोग बात करेंगे 5.2 की, जिसमें लिखा है छायावाद, काव्य भाषा और काव्य शिल्प। देखिए, छायावादी काव्य भाषा को समझने के लिए हमें मुकुटधर पांडे जो हैं मुकुटधर पांडे जी के उन ऐतिहासिक विचारों को देखना होगा जो उन्होंने 1920 में प्रस्तुत किए थे। जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जैसे बड़े आलोचक भी छायावाद को समझ नहीं पा रहे थे, तब मुकुटधर पांडे जी ने छायावाद की 4 प्रमुख बातें बताई थी। पहला है, छायावाद एक ऐसी सूक्ष्म जो आंखों से न दिखे, दिल से महसूस हो। छाया मतलब मुकुटधर पांडे जी ने क्या बताया था कि छायावाद एक ऐसी सूक्ष्म है वस्तु है जो आंखों से दिखती नहीं है पर दिल से महसूस होती है, जिसे शब्दों में सीधे सीधे बताना या फिर बांधना बहुत मुश्किल है। इसमें शब्द और अर्थ का पारंपरिक मेल थोड़ा कम रहता है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी, छायावादी कवि दुनिया की चीजों को एक अनोखी आंतरिक दृष्टि मतलब अंदरूनी नजर से देखते हैं, और यही अंदरूनी नजर उनकी अनोखी अभिव्यक्ति का मतलब हो गया प्रकट करने के तरीके का कारण है। मतलब छायावादी कवि जो है दुनिया की चीजों को एक अनोखी और आंतरिक दृष्टि से देखते हैं। तीसरा नंबर हो गया, छायावाद केवल इशारों से काम लेता है। यह भावों की दुनिया की चीज है, मतलब फीलिंग्स को समझना, यही छायावाद का काम है। छायावाद में चित्रकारी और संगीत का एक अनोखा और सुंदर मेल है। इससे पहले जो संगीत है या फिर चित्रकारी था उसका वर्णन होता भी नहीं था, या फिर अगर होता भी था तो कम था। लेकिन छायावाद में इसका एक सुंदर मतलब मिलाव या फिर मिलाप देखने को मिला। अब बात करेंगे आगे। प्रसाद जी ने अपने निबंध यथार्थवाद और छायावाद में भी यही बात कही कि जब मन के अंदर बहुत गहरे और सूक्ष्म भाव पैदा होते हैं तो पुरानी घिसी-पिटी भाषा उनका साथ नहीं दे पाती। इसलिए कवियों को नया वाक्य विन्यास, वाक्य बनाने का ढंग और नए लाक्षणिक शब्द, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो शब्द नए होते हैं उनको समझना मुश्किल होता है, इसलिए उसका अर्थ भी लिख दिया है। तो वाक्य विन्यास का मतलब हो गया वाक्य बनाने का जो ढंग है। लाक्षणिक शब्द का मतलब हो गया सांकेतिक अर्थ देने वाले जो शब्द है। ये सारे के सारे वाक्य विन्यास और लाक्षणिक शब्द ढूंढने पड़ते हैं। मतलब जब समाज बदलता है, समय बदलता है, नई कविता लिखी जाती है तो पुराने जो घिसी पिटी परंपरा चली आ रही होती है वो उसका साथ नहीं दे पाती है। इसलिए कवियों को नया वाक्य विन्यास, नया लाक्षणिक शब्द बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रसाद जी के अनुसार ध्वन्यात्मक मतलब आज का प्रभाव, लाक्षणिक का मतलब हो गया संकेत से बात करना, सौंदर्यमय प्रतीक विधान मतलब हो गया सुंदर प्रतीकों का इस्तेमाल, और उपचार प्रकटता मतलब बात को सीधे न कहकर घुमावदार और रहस्यमय तरीके से कहना छायावाद की मुख्य ताकत है। अब देखिए, तुलनात्मक उदाहरण से समझें संध्या शाम का वर्णन। देखिए, द्विवेदी युग और छायावाद का मतलब दो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि छायावाद का मतलब क्या होता है। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये जो लाइन है इसमें क्या कहा गया है, इसमें सिर्फ इतनी बातें कही गई है कि यहाँ केवल सूचना दी गई है कि खत्म हो रहा था दिन जो था वो खत्म हो रहा था, आसमान लाल हो गया था। और मतलब ये पैराग्राफ जो है वो सीधी बात कह रही है कि दिन खत्म हो रहा है, आसमान लाल हो गया है। लेकिन छायावादी जिसमें निराला जी हैं, पंत हैं, महादेव वर्मा है, ये लोग क्या कह रहे हैं कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। मतलब यह छायावादी कवि की कल्पना देखिए। तो यहाँ जो छायावादी कवि हैं वो अपनी कल्पना कर रहे हैं कि शाम केवल एक समय नहीं है बल्कि एक सुंदर परी बन गई है जो शांति के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। यह मानवीकरण का मतलब हो गया निर्जीव प्रकृति को इंसान की तरफ दिखाना, और अद्भुत संगीत है उसके साथ। मतलब शाम का समय है, आसमान नीला पड़ गया, लाल हो गया है। इसको छायावादी कवियों ने एक सुंदर परी के रूप में दिखा रहा है कि शाम का समय नहीं है, मतलब केवल ये नहीं बता रहे हैं कि शाम का समय है बल्कि एक सुंदर परी बन गई है। धीरे धीरे वो शांति यानी नीरवता, अंधकार होगा तो शांत हो जाएगा, तो कंधे मतलब शांति के कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, ऐसा उनका मतलब वर्णन कर रहे हैं छायावादी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 5.2.1 की, जिसमें छायावादी काव्य भाषा के संघटक तत्व। देखिए, आप लोगों के बुक में सारी बातें लिखी गई है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो
इसमें क्या बताया गया है कि काव्य भाषा सामान्य बोलचाल या खबर देने वाली भाषा से अलग होती है। जो काव्य की भाषा होती है ना, वो साधारण भाषा से अलग होती है। आम भाषा का काम सिर्फ कोई जानकारी या सूचना देना होता है, जबकि काव्य भाषा मन के अंदर एक नया सौंदर्य और भाव जगाती है। छायावादी काव्य भाषा के मुख्य जो संगठक तत्व हैं, संगठक तत्व का मतलब होता है निर्माण करने वाले अंग जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है सादृश्य विधान, मतलब तुलना करने का नया तरीका। दो अलग अलग चीजों के बीच रूप या प्रभाव की समानता दिखाना। बिंब विधान का मतलब हो गया मानसिक चित्र उभारना, शब्दों के जरिए पाठक की आंखों के सामने पूरा दृश्य या फिर चित्र खड़ा कर देना। प्रतीक विधान का मतलब हो गया निशानियों का प्रयोग, जैसे सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए किसी दृश्य वस्तु का प्रतीक के रूप में उपयोग करना। चौथा है मिथकीय कल्पना, जैसे पौराणिक संदर्भ, पुरानी लोक परंपराओं या फिर लोक कथाओं और स्मृतियों को नए तरीके से ढालना। आगे है सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था कि अलंकार सिर्फ कविता को सजाने का गहना नहीं है, बल्कि वो भाव के अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। पुराने कवियों में प्रस्तुत और अप्रस्तुत अलग अलग दिखते थे, मतलब प्रस्तुत हो गया जिसकी तुलना की जाए और अप्रस्तुत हो गया जिससे तुलना की जाए। यहाँ पे बात अलग लिखी गई है, लेकिन इसका मीनिंग वही है कि किसी के साथ किसी की तुलना करना। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग दिखते थे। लेकिन छायावाद में बिंब और प्रतीक आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि खुद भाषा बन जाते हैं। छायावादी कवियों ने ऐन्द्रिक अनुभव, ऐन्द्रिक मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे आंख, कान, त्वचा, ये महसूस होने वाले जितने भी अनुभव है ना, तो इन सब का भरपूर प्रयोग किया। जैसे नीली झंकार तो रंग और आवाज का मेल, या फिर तुतला भय। आगे बात करेंगे 5.2.2 का, जिसमें छायावाद एक काव्य शैली के रूप में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को मुख्य रूप से एक काव्य शैली माना था। छायावाद को इन्होंने क्या माना? एक काव्य का शैली माना। उन्होंने लिखा कि छायावाद का पहला प्रयोग रहस्यवाद के अर्थ में होता है, जहां ईश्वर अनंत प्रियतम को मानकर प्रेम प्रकट किया जाता है। मतलब छायावाद में क्या होता है? ईश्वर को अपना प्रेम मानकर अपने मन का भाव प्रकट किया जाता है। दूसरा प्रयोग होता है पद्धति विशेष या शैली के अर्थ में होती है। द्विवेदी युग में या फिर द्विवेदी युग की रूखी और गद्य जैसी कविता के विरोध में छायावाद एक नई शैली बनकर आया। आगे बात करेंगे कि इस नई शैली का पहचान क्या है। इसमें लाक्षणिक वैचित्र्य, मतलब संकेतों की अनोखी सुंदरता, बिखरा हुआ या खंड खंड चित्रण और मधुमयी कल्पना। ठीक है, तो रीतिकालीन कवि सेनापति ने बादलों की तुलना करते हुए लिखा था। जो कवि हैं सेनापति, उन्होंने बादलों की तुलना करते हुए लिखा था, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। इसमें तुलना बहुत सीमित है, लेकिन छायावाद में पंत जी बादलों को कभी मकड़ी का जाल बताते हैं, तो कभी मन में उठने वाला संशय या मोह कहते हैं। छायावाद में बाहरी आकार की समानता के बजाय आंतरिक प्रभाव की समानता पर जोर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 को पढ़ा था, उसमें भी छायावाद की बात हो रही थी, तो इसमें भी छायावाद की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई के। तो ये मतलब इसमें इस लाइन में कहा गया है कि मानो काजर के ढेर से बने पहाड़ आ रहे हों, तो इसको बादल के लिए इस लाइन का प्रयोग किया गया है। तो इसको छायावादी कवियों ने कौन से तरीके में लिया? मकड़ी के जाल के रूप में लिया, कभी संशय मोह माया के रूप में लिया। ठीक है, आगे है छायावादी काव्य में तुलना। देखिए, छायावादी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कल्पना, इमेजिनेशन है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन है। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक कवियों कॉलरीज हैं, ठीक है, उन्होंने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को रोपने को ही सच्ची कल्पना कहा था। मतलब प्रकृति पर मानविकीकरण को ही उन्होंने क्या कहा था? सच्ची कल्पना कहा था। छायावाद में यह स्वच्छंद कल्पना बिना किसी बंधन की आजाद सोच दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद जी कामायनी में लिखते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आप अब आप सोचिए, ये सारे के सारे जो कविता की पंक्तियां दी गई है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार सोच के देखिए, क्या असल जिंदगी में बिजली का फूल होता है? नहीं। तो यह कवि का अद्भुत कल्पना ही है, जो नीले बादलों के बीच चमकते गोरे शरीर को गुलाबी बिजली के फूल जैसा दिखा देती है। तो प्रसाद जी कल्पना को जीवन दान मानते हैं और कहते हैं, हे कल्पना सुखदान तुम मनुज जीवन दान। आचार्य शुक्ल ने 3 प्रकार की कल्पना बताई है: प्रत्यक्ष रूप विधान करने वाली, कल्पित रूप विधान करने वाली और स्मृति विधायनी यादों को रोकने वाली कल्पना।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रसाद जी के 5.2.4 का कल्पना, जो कि भाषाई और शैलीगत नवीनता। यहाँ पर कल्पना केवल चमत्कार दिखाने या सेखी बघाड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि यह दिल के गहरे अनुभवों को उकेरने का माध्यम है। जब निराला जी की कविता राम की शक्ति पूजा में हताशा राम के मन में सीता जी की याद पहुंचती है, तो पूरे पुष्प वाटिका मिलन का एक चित्र के एक साथ जीवंत हो उठता है। छायावादी कवियों की भाषा में अलंकार, बिंब और प्रतीक अलग अलग चिपकाए हुए नहीं लगते, बल्कि वे पूरी तरह एक दूसरे में रचे बसे रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे 5.3 की, जो कि प्रसाद की काव्य भाषा की। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की काव्य भाषा का विकास क्रम बहुत ही दिलचस्प है। मतलब इनका जो भाषा का विकास हुआ, उसका जो क्रम है बहुत ही मजेदार है। वे ब्रजभाषा की पुरानी लीक से निकलकर खड़ी बोली की ओर आए, और फिर खड़ी बोली को उन्होंने इतना लचीला, संगीतात्मक, लाक्षणिक और चित्रमय बना दिया कि वह सीधी दिल में उतर जाती है। ठीक है। उनकी भाषा में संस्कृत और बंगला के सुंदर शब्दांकन का प्रभाव देखने को मिलता है, और उन्हें कोमल, लयात्मक और मधुर शब्द प्यारे थे। वे अपनी कविता में इंदिवर, माधवी, निशा, मृदुल जैसे शब्दों का बहुत ही चाव से प्रयोग करते हैं। उन्होंने पुराने और कम इस्तेमाल होने वाले शब्दों को भी नया अर्थ और नई चमक प्रदान की। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई। आगे बात करेंगे 5.3.1 की, जिसमें प्रसाद के काव्य बिंब की बात हो रही है। अब हम लोगों ने पहले देखा प्रसाद की काव्य भाषा किस बारे में बात करती है, या फिर उसमें क्या है। अब बात करेंगे उसके सब पॉइंट की, जो कि प्रसाद के काव्य बिंब है। तो देखिए, प्रसाद जी की कविता में बिंब, बिंब का मतलब होता है चित्र। तो प्रसाद जी के काव्य कविता में जो बिंब है, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों से जुड़े होते हैं। वे रंगों के ऐसे विरोधी जोड़ बनाते हैं, जिससे एक अनोखा चित्र बन जाता है। जैसे वे लिखते हैं, एक लघु ज्वालामुखी अचेत, माधवी रजनी में अश्रांत। यहाँ ज्वालामुखी मतलब गर्मी की बात हो रही है, और माधवी रजनी मतलब ठंडी बसंती रात की बात हो रही है। तो ये दोनों बिल्कुल विरोधी बातें हैं, लेकिन प्रसाद जी ने ज्वालामुखी को लघु और अचेत बनाकर उनकी जलन को शांत कर दिया है। मतलब ज्वालामुखी जो है वो अचेत है और छोटा है, इसलिए उसको शांत कर दिया है, ये बात कहकर। इसी तरह वे आवाज और स्वाद को भी मिला देते हैं। जैसे पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस। यहाँ हवा का शब्दों का मतलब हवा का जो शब्दों को पीना स्वाद और ध्वनि का अनोखा संगम है। तो कामायनी में वे मूर्छना जैसे संगीतात्मक शब्दों से भावों के बहुत ही सूक्ष्म बिंब रचते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे प्रसाद के काव्य प्रतीक के बारे में। देखिए, जब मन का कोई भाव चित्त बार बार एक ही अर्थ में इस्तेमाल होने लगता है और पक्का हो जाता है, तो उसे प्रतीक कहते हैं। प्रसाद जी की रचनाओं में प्रकृति के तत्व ही इंसान के मन के प्रतीक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, आंसू काव्य में झंझा झकोर गर्जन है। आंसू काव्य में झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है, नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये कविता की लाइनें हैं जो मतलब अलग अलग करके लिखी गई है। तो यहाँ झंझा झकोर मन की व्याकुलता और छटपटाहट का प्रतीक है। तो गर्जन जो है वो मन के भीतर की तड़प का प्रतीक है। कामायनी तो अपने आप में एक बड़ा प्रतीक काव्य है, जहाँ मनु है इंसान के मन के प्रतीक, श्रद्धा जो है हृदय दया भावना की प्रतीक है, और ईड़ा जो है वो बुद्धि की प्रतीक है। अब हम लोग बात करेंगे 5.3.3 में जो होता है प्रसाद की भाषा और मिथक की अर्थ। देखिए, मिथक का मतलब क्या है, तो मिथक का अर्थ होता है पौराणिक या पुरानी लोक कथाएं, जो समाज की पुरानी यादों में बसी होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मिथक वास्तव में भाषा को पूरा करने वाला तत्व है। प्रसाद जी ने पुरानी पौराणिक कहानियों को केवल वैसा का वैसा नहीं दोहराया, बल्कि उसमें अपनी नई कल्पना और व्यक्तिगत सोच का रंग भरा। कामायनी में मनु और श्रद्धा की कहानी एक पुरानी पौराणिक कथा है, लेकिन प्रसाद जी ने उसमें आधुनिक इंसान के द्वंद्व और उसकी समस्याओं को जोड़कर उसे एक नया जीवंत मिथक बना दिया। वे अपनी कविता में सूर्य, सोम, मरुत, वरुण जैसे पुराने वैदिक देवताओं का नाम लेकर हमारी पुरानी सांस्कृतिक यादों को भी ताजा कर देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आगे
सादृश्य विधान और प्रसाद की काव्य भाषा की बनावट। देखिए, सादृश्य विधान का सरल अर्थ है दो चीजों के बीच रूप, गुण या प्रभाव की समानता दिखाना। पंत जी ने कहा था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं है, वे भावों को प्रकट करने के विशेष द्वार भी हैं। अलंकार जो होते हैं वो केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वे भावों को प्रकट करने का एक अलग तरीके का द्वार भी है। तो प्रसाद जी ने दो चीजों के बाहरी रूप के बजाय उनके भीतरी प्रभाव की समानता पर बल दिया। जैसे कानन कुसुम जो है उसमें वे लिखते हैं कि मनोवृत्तियां खग कुल सी थी सो रही, मतलब मन की भावनाएं पक्षियों के जोड़े की तरह सो रही थी। इसका मतलब यही है, मनोवृत्तियां खगकुल सी थी सो रही, इसका मतलब है कि मन की भावनाएं पक्षियों के जोड़े की तरह सो रही थी। आंसू में जीवन की झलन की तुलना आंसू में जीवन की उलझन की तुलना साधु की बिखरी जटाओं से करते हैं। जीवन की जटिल समस्या है बड़ी जटा सी कैसी। इस प्रकार प्रसाद जी का सादृश्य विधान कविता के अनुभव को बहुत गहरा और ठोस बना देता है। अब बात करेंगे 5.4 की, जो कि प्रसाद का काव्य शिल्प है। देखिए, काव्य शिल्प का अर्थ होता है कविता को गढ़ने या बनाने का तरीका। तो प्रसाद जी का मानना था कि जब कवि के मन में कोई एकदम नई और मौलिक भावना उठती है तो वह अपने आप ही एक सुंदर और रमणीय आकार ले लेता है। उन्होंने कविता के पुराने ढांचे को तोड़कर नए काव्य रूपों, नए छंदों और नई लय का प्रयोग किया। तो इसके अंतर्गत हमें 4 बिंदुओं को पढ़ना है। यहाँ पर 4 बिंदु हैं, ठीक है। तो पहला है प्रसाद के काव्य रूप। देखिए, द्विवेदी युग की कविताएं अक्सर उपदेश देने वाले भाषण जैसी होती थी। इसके विपरीत प्रसाद जी ने प्रगीत और नए ढंग के प्रबंध काव्य रचे। उनके प्रसिद्ध गीतों में लोक धुनों और मन की स्वाभाविक लय का सुंदर मिलाप दिखाई देता है। जैसे कामायनी का गीत तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। इसके अलावा उन्होंने अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण और प्रलय की छाया जैसी लंबी कविताएं लिखी। और इन लंबी कविताओं में एक तरफ तो कहानी का प्रवाह होता है और दूसरी तरफ गीत जैसी भावुकता भी बनी रहती है। तो कामायनी पारंपरिक लक्षणों वाला महाकाव्य नहीं है, बल्कि वह आधुनिक मानव चेतना का महाकाव्य है। अगला जो बिंदु है हमारा छंद और छंद मुक्ति। इसमें क्या कहा है उन्होंने, देख लेते हैं कि छायावादी कवियों ने छंदों का एकदम बहिष्कार नहीं किया है। चाहे जो कवि थे छायावाद के स्तंभ माने जाने वाले, उन्होंने एकदम से बहिष्कार नहीं किया छंदों को, बल्कि छंद के पारंपरिक बंधनों को ढीला करके उसमें आजादी ला दी। प्रसाद जी का मानना था कि हमारे मन की धड़कन ही वाइक की लय जो है वो तय करती है। उन्होंने फारसी के बहरों में भी लिखा और भारत के पुराने लोक छंदों को नए रूप में ढाला। जैसे अल्लाह लोक छंद के असर से उन्होंने 30 मात्राओं का सुंदर छंद बनाया। उषा उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसी तरह आंसू काव्य में उन्होंने सखी छंद का बहुत ही मीठा प्रयोग किया है। अगला जो बिंदु है छंद लय और संगीत की बात करेंगे। तो प्रसाद जी की रचनाओं में एक खास तरह का भाषा संगीत गूंजता है। उनके नाटकों के गीत जैसे स्कंदगुप्त में देवसेना का प्रसिद्ध गीत आह वेदना मिली विदाई संगीत और लय का बेहतरीन उदाहरण है। प्रसाद जी का मानना था कि संगीत केवल ध्वनियों का खेल है, वह कविता की जगह पूरी तरह नहीं ले सकता। संगीत जो है वो ध्वनि का खेल है, लेकिन वो कविता की जगह नहीं ले सकता। लेकिन कविता के प्रभाव को देर तक दिल में गुंजाए रखने के लिए संगीत और लय बहुत जरूरी है। ये बात प्रसाद जी भी मानते थे। अन्य पक्ष से अगर सोचें तो प्रसाद जी की काव्य की जो भाषा है उसकी पहचान उनके खास पसंदीदा शब्दों से भी होती है। वो अपनी कविताओं में ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार और बहुत सुंदरता से करते हैं। जैसे मधुमय, सुरभित, सुरभित का मतलब हो गया सुगंधित, पुलकित, शिथिल, हेमाभ मतलब सोने जैसे चमकने वाला। सोने जैसे चमकने वाला वस्तु को क्या बोलेंगे, हेमाभ, ठीक है। नीरव, मूर्छित, मुख, ध्वांत, अंधेरा और ओजस्वित जैसी भारी शब्दों को भी वे अपनी पंक्तियों में बहुत सहजता से पिरो लेते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग 5.5 की, जो कि काव्य पाठ के चयन के आधार पर प्रसाद का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। तो प्रसाद जी की काव्य कला की वास्तविक परख उनकी चुनिंदा महान कविताओं के सीधे अध्ययन से ही हो सकती है। यहाँ हम उनके 3 प्रमुख काव्य ग्रंथों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें से पहला आता है प्रसाद का काव्य शिल्प और कामायनी का श्रद्धा सर्ग। देखिए,
कामायनी का श्रद्धा सर्ग इस महाकाव्य का दिल है। इसमें मतलब कामायनी जो महाकाव्य है उसका दिल कौन सा पार्ट है? श्रद्धा सर्ग वाला। तो इसमें प्रलय के बाद निशा में बैठे हुए मनु के पास श्रद्धा का आगमन होता है। यह आगमन बहुत ही नाटकीय और सुंदर है। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों हो? मनु और श्रद्धा के इस बातचीत संवाद में केवल दो लोगों की बात नहीं है, बल्कि मन के भीतर उठने वाले विचारों का आदान प्रदान है। श्रद्धा का सौंदर्य केवल शरीर का सौंदर्य नहीं है, बल्कि उसके मन की दया और उदारता भी उसमें झलकती है। प्रसाद जी ने इसमें दार्शनिक बातों को भी गीत जैसी मीठी लय में पिरो दिया है। आगे बात करेंगे 5.5.2 की आंसू और विषाद प्रसाद की शिल्पगत विशिष्टता। देखिए, कामायनी का हो गया, अब आंसू की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे प्रलय की छाया की। तो आंसू प्रसाद जी का एक बहुत ही सुंदर विरह काव्य है। रमेश चंद्र शाह जी ने इसे आंसू की प्रयोगशाला कहा है। इसमें कोई एक सीधी कहानी नहीं है, बल्कि पुरानी यादें मतलब फ्लैशबैक की तरह कहानी चलती है। इसमें छंदों का चुनाव, लाक्षणिक भाषा और चित्रमय शैली अपने सबसे निखरे हुए रूप में दिखाई देती है। इसकी कई पंक्तियां किसी महान कहावत का मतलब सूक्ति जैसी लगती है। जैसे मानव जीवन बेदी पर, ये कविता की लाइनें हैं। मानव जीवन बेदी पर परिणय हो विरह मिलन का, सुख दुख दोनों नाचेंगे, है खेल आंख का और मन का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रलय की छाया की, जो कि रूपबंध लंबी कविता के रूप में मूल्यांकन है। तो प्रलय की छाया प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध लंबी नाटकीय कविता है। इसमें गुजरात के राजा कर्णदेव की पत्नी कमलावती के मन के पछतावे, जलन, अभिमान और दुख का गहरा वर्णन है। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर हमला करता है तो कमलावती बंदी बन जाती है। उसके मन में एक तरफ पति का बदला लेने की याद है, तो दूसरी तरफ अपनी सुंदरता का घमंड भी है। कविता की शुरुआत एक धुंधली उदास शाम से होती है और अंत भी एक काली असफलता से भरी शाम में होता है। इसे वर्तुलाकार संरचना मतलब गोलाकार बनावट कहते हैं, जहां अंत और शुरुआत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह कविता लंबी कविता के रूप में प्रगीतात्मकता और नाटकीयता का बेजोड़ उदाहरण है। तो इस पूरे चैप्टर के सारांश को अगर देखें तो इस पूरे अध्ययन से यह साफ हो जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद के मुख्य स्तंभ और निर्माणकर्ता कवि हैं। उन्होंने द्विवेदी युग की रूखी और सीधी सपाट इतिवृत्तात्मक शैली को तोड़कर एक नई संवेदनशील, चित्रमयी और लाक्षणिक भाषा का विकास किया। प्रसाद जी ने ब्रजभाषा से शुरुआत करके खड़ी बोली को काव्य भाषा का सबसे समृद्ध रूप दिया। वे केवल सुंदर कल्पना ही नहीं करते, बल्कि उदात्त और विराट सांस्कृतिक कल्पनाओं के कवि हैं। उन्होंने पुराने भूल चुके शब्दों और छंदों को पुनर्जीवन दिया। अलंकारों से अधिक उनकी रुचि बिंबों, प्रतीकों और नए सदृश विधान में थी। उन्होंने प्रगीत में नयापन लाने के साथ साथ महाकाव्य को भी एक बिल्कुल नई और आधुनिक शैली मतलब कामायनी जो है उसको विकसित की। तो अंत में कुछ 5.7 में शब्दावली दी गई है, जिसका मतलब जो कठिन शब्द होते हैं उसका यहाँ पर अर्थ बता दिया गया है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर इसको रख दिया है। ठीक है, और अंत में 5.8 में कुछ अभ्यास है तो प्रश्न दिए गए हैं, 4-5 प्रश्न हैं। तो इसको भी आप लोग अगर पाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करिए, सारे क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को अपलोडेड मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आराम से लिख पाएंगे। और बाकी क्वेश्चन आंसर की अगर आप लोग सीरीज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगी।